दोस्तों आज कनाडा का नाम दुनिया के डेवलप नेशंस की लिस्ट में आता है। जी हाँ, और फिर चाहे वो हेल्थ केयर हो, माइनॉरिटी राइट्स हो या फिर इनइक्वलिटी को कंट्रोल करना, सभी मेजर्स में कनाडा ऊपर दिखता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज ने उन्हें परेशान कर रखा है और वो है उनकी इकोनॉमी जो स्लो होने लगी है। और आने वाले समय में ये प्रेडिक्शंस भी और लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा से ज्यादा कैनेडियंस देश छोड़कर चले जाएंगे। आखिर कनाडा के बारे में इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं और क्या है उनकी इकोनॉमी का हाल, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम लैंडमार्क्स की बात करें दोस्तों तो आज रूस के बाद कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसी के साथ साथ ये यूएस के साथ 8,891 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है जो कि दुनिया का बड़ा बॉर्डर है। जी हाँ, इस बॉर्डर का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कनाडा की 80% पॉपुलेशन इसी साउदर्न यूएस कनाडा बॉर्डर के आसपास रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा की 38% जीडीपी ओंटारियो नाम के प्रोविंस से ही आती है और वो भी इस यूएस बॉर्डर के पास की प्रोविंस है। जनसंख्या उन्हीं इलाकों में ज्यादा होती है दोस्तों जहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो और कनाडा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है जो इन एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। अब अगर उसकी इकोनॉमी पर आए तो वहां पर कई सारे ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। जी हाँ, पहला ट्रेंड तो यही है कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से कनाडा की जहां ग्रोथ तो स्लो हो गई है लेकिन वहां पर हाउसिंग प्राइसेस भी काफी बढ़ गए हैं और इसका असर बाकी सेक्टर्स पर भी देखा जा सकता है। 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए कनाडा की सरकार और सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को 1% कर दिया था। ये इंटरेस्ट रेट सिर्फ घर खरीदने के लिए दिया जाना था, इसलिए इस समय काफी लोगों ने लोन्स लिए और घर खरीदने शुरू कर दिए। अब जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे तो लोगों के लिए घर खरीदना भी मुश्किल हो रहा है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि 63% यंग कैनेडियंस ने बढ़ते हुए प्राइसेस को देखकर ये उम्मीद छोड़ दी है कि वो जिंदगी में कभी घर खरीद भी पाएंगे। हाउस प्राइसेस के बढ़ने का कारण ये भी है कि कनाडा में दुनिया भर से इमिग्रेंट्स आते हैं और जिन्हें रहने के लिए वो जगह चाहिए होती है और इसलिए वहां पर हमेशा ही रेंटल प्रॉपर्टी की डिमांड बनी रहती है। अब हाउसिंग प्राइसेस तो वैसे तो दोस्तों दुनिया भर में बढ़ रहे हैं लेकिन कनाडा को जो चीज अलग करती है वो ये है कि वहां के रेट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन लोगों के स्पेंड करने की लिमिट कम होती जा रही है। दूसरी चीज जो कनाडा को परेशान कर रही है वो ये है कि वहां आज भी लोग बिजनेसेस और बाकी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बजाय रियल एस्टेट मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसी सेक्टर की ग्रोथ ने उनकी इकोनॉमी में काफी कंट्रीब्यूट भी किया है। लेकिन ये आगे तभी जारी रह सकता है जब तक रियल एस्टेट मार्केट ग्रो करता रहे और प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ते रहे, वरना जिन लोगों ने अपना पैसा निवेश कर लिया है वो उसे खो देंगे। रियल एस्टेट कभी भी किसी इकोनॉमी के लिए एक सेफ बेट नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि उसी पैसे को अगर किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अब कनाडा की इकोनॉमी का रियल एस्टेट पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट होना इसलिए भी बुरा है क्योंकि इससे बहुत ही कम जॉब्स क्रिएट होती हैं और ना ही आप ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हो जो एक्सपोर्ट किए जा सकें। खुद कनाडा की सरकार भी उनके पड़ोसी यूएस के मुकाबले अपने बिजनेसेस पर काफी कम इन्वेस्ट करती है, जिस वजह से आज दुनिया की टॉप 100 में से एक भी कंपनी कैनेडियन नहीं है। कनाडा के छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए जो फंड आता है उसके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरी है और इस समय कनाडा की ज्यादातर एफटीआई पड़ोस के यूएस से ही आती है। जी हाँ, इसके साथ साथ क्योंकि यूएस और कनाडा के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच मूवमेंट को लेकर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए पिछले कई सालों में यह भी देखा गया है कि बहुत से लोग कनाडा छोड़कर यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन कंपनीज भी कनाडा का काफी फायदा उठाती हैं। बहुत सी अमेरिकन कंपनीज ने अपने हेडक्वार्टर्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे विंग्स तो अमेरिका में ही रखे हैं, लेकिन बिजनेस ऑपरेशंस को कनाडा में एस्टैब्लिश करके वो लोग अपना टैक्स भी बचा रहे हैं। कनाडा की अपनी भी कुछ पॉलिसीज है दोस्तों, जिससे धीरे धीरे यूएस बेस्ड कंपनीज को वहां पर एक मोनोपोली बना रही है, क्योंकि कैनेडियन लॉज के मुताबिक जैसे ही कोई स्टार्टअप अपना आईपीओ निकालकर अपने शेयर्स पब्लिक करता है तो उसे मिलने वाले सारे टैक्स बेनिफिट चले जाते हैं। आईपीओ का मतलब आप जानते होंगे, प्राइवेट कंपनीज के मालिक कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के ज्यादातर शेयर्स होते हैं। जी हाँ, सभी कंपनीज इसी तरह से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो काफी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए फंडिंग की भी जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकती है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। ये रास्ता है अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा जनता को बेच देना, यानी अपने शेयर्स को मार्केट में रिलीज कर देना ताकि एक आम इंसान भी आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सके। इसका फायदा ये होता है कि आपको बिना लोन के काफी सारा पैसा भी मिल जाता है और दूसरी तरफ मार्केट में आपके शेयर्स ट्रेड होने की वजह से आपकी वैल्यूएशन बढ़ती रहती है। जब भी किसी प्राइवेट कंपनी को पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में रिलीज करने होते हैं तो वो
आईपीओ का सहारा लेते हैं। जी हाँ, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी ये रेट तय करती है कि वो किस प्राइस पर अपने शेयर्स को बेचेगी। अब क्योंकि आईपीओ का रास्ता इन बिजनेसेस के कुछ बेनिफिट्स को कम कर देगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देगा, इसलिए स्टार्टअप्स अपना आईपीओ लाने से हिचकिचाते भी हैं और इसी का फायदा उठाकर यूएस बेस्ड फर्म्स उन्हें डायरेक्टली एक्वायर ही कर लेते हैं। इससे सिर्फ आप यूएस से कंपटीशन ही नहीं हार रहे हैं, बल्कि इससे इनोवेशन की ग्रोथ भी सस्टेन नहीं की जा सकती। अगर हम यहाँ पर प्योर स्टैट्स की बात करें दोस्तों, तो आज जहां एक कैनेडियन साल में $60,000 कमाता है, वही एक अमेरिकन $80,000। इसके साथ साथ एक अमेरिकन वर्कर एक घंटे में करीब $74 की वैल्यू प्रोड्यूस करता है, जबकि एक कैनेडियन वर्कर सिर्फ $57 की। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अमेरिकन कंपनीज के पास बेहतर मशीन्स और टूल्स के साथ साथ कैपिटल की बेहतर अवेलेबिलिटी है, जिस वजह से जहां एक अमेरिकन बिजनेस अपने वर्कर पर करीब $20.5 हजार तक खर्च करता है, वहीं एक कैनेडियन बिजनेस सिर्फ $13,000 ही खर्च कर पाता है। इसके साथ ही अगर G7 देशों की बात करें तो कनाडा इस वक्त सभी G7 देशों में से सबसे कम पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। इसके साथ साथ कनाडा के मुकाबले यूएस पर पर्सन टर्म्स में डबल पेटेंट्स हर साल फाइल करता है, यानी वहां कनाडा से दुगनी इनोवेशन हो रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर इनकम इनइक्वालिटी को देखा जाए तो इस मामले में कनाडा बाकी देशों से बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। जी हाँ, इस वजह से कनाडा की बहुत तारीफ भी होती है। ये सच है दोस्तों कि यूएस जैसे इकोनॉमिक मॉडल में एक आदमी कुछ ही सालों में दुनिया के टॉप अमीर इंसानों में से एक बन सकता है, पर वहीं कनाडा का पूरा सिस्टम एक प्योर कैपिटलिस्टिक सिस्टम नहीं है, बल्कि उसे हम एक सोशल डेमोक्रेट सिस्टम कह सकते हैं, जो इलॉन मस्क जैसे लोग तो शायद प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन कनाडा में रहने वाला एक एवरेज इंसान आज भी एक अमेरिकन के मुकाबले बेहतर जिंदगी गुजारता है, क्योंकि उसकी इनकम चाहे कम हो, लेकिन उनके पास फ्री हॉस्पिटल्स की सुविधा है, काफी अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल है और सरकार भी लोगों के वेलफेयर में इन्वॉल्व नजर आती है। पर सवाल यह है कि क्या कनाडा इस मॉडल को सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी ही ग्रो करना बंद कर जाएगी तो फिर जो बेनिफिट्स वो लोगों को दे रहे हैं, आखिर वो उन्हें कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 63 देशों में से कनाडा को 14th रैंक मिली है, जो कि 1997 के बाद से सबसे लोएस्ट है। इस समय सिंगापुर, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स जैसे देश कनाडा को बीट कर रहे हैं और इन सभी देशों में भी वैसा ही निजाम है जैसा कि कनाडा में है। जी हाँ, पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि कनाडा के लिए कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज भी वो माइनिंग से कुछ एसेंशियल मिनरल्स के साथ फॉसिल फ्यूल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ IMD की ही रिपोर्ट में टैलेंट के मामले में कनाडा को 11th रैंक मिली है, जिसका मतलब है कि कनाडा में काम करने लायक टैलेंटेड और समझदार लोग तो हैं, इसलिए इनोवेशन की कमी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो लोग फिर कनाडा से निकलकर दूसरे देश चले जाते हैं। अगर खुद इलोन मस्क की बात करें तो उनके मांगे कैनेडियन होने के बावजूद भी वो कुछ ही वक्त कनाडा में रहे और फिर यूएस में जाकर अपना नाम बनाया। तो जहां आज साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका से लोग कनाडा जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस का माइग्रेशन चालू है और इसको रोकने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया गया है जो इस सिचुएशन को ठीक कर सके। आपको क्या लगता है दोस्तों कि आने वाले समय में कनाडा का क्या होने वाला है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।